प्रशासन तथा उसके कार्य। प्रशासनिक विधि में प्रशासन के बारे में चर्चा की गई है, प्रशासन के बारे में वर्णन हुआ है। तो अब प्रशासन के अंतर्गत जो है 3 कार्य आते हैं। इसको हम प्रशासन के कार्यों को 3 भागों में बांटते हैं। प्रथम विधायी कल्प, दूसरा न्यायिक कल्प, तीसरा विशुद्ध प्रशासनिक कार्य। अब देखिए, प्रशासनिक कार्यों से उन कार्यों का बोध होता है जो न तो विधायी है और न तो न्यायिक है। अब फिर समझ लीजिए, विधायी कार्य का मतलब विधायिका से संबंधित है। विधायिका जो पास करती है वो विधायी कार्य। न्यायिक कार्य जो है, जो न्यायपालिका से पास होते हैं, जो न्यायपालिका के आदेश होते हैं, वो न्यायिक कार्य है। और प्रशासनिक कार्य जो है, जो कार्यकारिणी द्वारा किए जाते हैं, प्रशासन द्वारा किए जाते हैं, वो प्रशासनिक कार्य है। तो विधायी कल्प मतलब अर्ध, आधा वित्त से संबंधित, विधायिका से संबंधित, अब आधा एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित, ये विधायिक कल्प हो गया। इसी प्रकार न्यायिक कल्प है, आधा न्याय अब आधा प्रशासनिक, ये हो गया न्यायिक कल्प। विशुद्ध प्रशासनिक कार्य जो केवल प्रशासनिक ही हो। तो प्रशासनिक कार्य हम उन्हें कहते हैं जो न तो पूर्ण रूप से न्यायिक है और न तो पूर्ण रूप से विधायिक है, तो उनको विधायिक कहते हैं। यद्यपि प्रशासनिक कार्यों में भी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना अनिवार्य बताया गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रशासनिक कार्य करते समय भी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना अनिवार्य है। कई केसों में ऐसा कहा है। तो प्रशासनिक जो कार्य है, प्रशासनिक के कार्य के अंतर्गत जैसे बड़ा अधिकारी है, प्रशासन का बड़ा अधिकारी है, तो अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश आदेश जारी करता है कि वो किस प्रकार से कार्य करें। ये प्रशासनिक कार्य। जैसे कुछ घटनाओं का जांच पड़ताल करना, उस पर जांच बैठाना, प्रशासनिक कार्य में आता है। जैसे कोई घटना हो गई हो या किसी बात पे आयोग बैठाना कि इसकी आयोग से इसकी जांच करा देते हैं, आयोग से इस पे तहकीकात कराएंगे आयोग से। तो ये प्रशासनिक कार्य है। जैसे न्यायाधिकरण, न्यायाधिकरण जो है ये प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा चलाया जाता है। इसमें जुडिशरी से मतलब नहीं। प्रशासन जो है ये नियुक्त करता है न्यायाधिकरण। न्यायाधिकरण मतलब है प्रशासकीय कार्यों का, जो प्रशासन से संबंधित कार्य हैं, न्याय की तरह उनका डिस्पोजल किया जाए, उनका निस्तारण किया जाए। जैसे न्यायाधिकरण जो है, इसमें जो है प्रशासन के अधिकारी जो है वो अधीनस्थ अधिकारी या पब्लिक के साथ, जनता के साथ ऐसा कोई कार्य करते हैं जिससे विरोधाभास उत्पन्न होता है। जैसे अधिकारी जब मनमाने पूर्वक कार्य करने लगते हैं तो वो न्यायाधिकरण को सौंप दिया जाता है। अच्छा, न्यायाधिकरण जो है ट्रिब्यूनल, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिब्यूनल जो है, न्यायाधिकरण जो है वो नैसर्गिक सिद्धांतों का पालन करते हुए कार्य करेगा कि दोनों पक्षों को सुन के जो विधि के अनुसार हो, संविधान के अनुसार हो, विधि के अनुसार हो, ऐसा डिस्पोजल करेगा, मामले का निस्तारण करेगा न्यायाधिकरण। तो ये न्यायाधिकरण भी प्रशासनिक कार्य में आता है। संपत्ति का अर्जन, सरकार एडमिनिस्ट्रेशन जो है, प्रशासन जो है किसी संपत्ति को अर्जित कर रही है या किसी संपत्ति को दे रही है,
और संपत्ति को अर्जित कर रही है तो मुआवजा दे रही है। तो ये जो है प्रशासनिक कार्य, ये प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत आता है। जैसे निवारक निरोध अथवा किसी को देश से निकाला, ये भी प्रशासनिक कार्य है। ऐसा कोई कानून बनाना, ऐसा कोई अधिनियम विनियम बनाना जिससे समाज में सामंजस्य बना रहे, समाज में अत्याचार न हो, भ्रष्टाचार न हो, आतंक पैदा न हो। तो निवारक निरोध मतलब इसे निवारण के लिए, जैसे गुंडा एक्ट और गुंडा एक्ट, आर्म्स एक्ट, इस ढंग से ये जो है प्रशासन के कार्य है। और किसी भी व्यक्ति को उसका यहाँ रहना जो है, इस सीमा में रहना, किसी विशेष सीमा में के अंतर्गत रहना, उसका स्वच्छंद घूमना समाज के लिए खतरनाक है, तो उस पे जो है रोक लगा देती है। ये भी प्रशासनिक कार्य में आता है। जैसा गुंडा एक्ट या किसी को 3-4 महीने के लिए निकाल देना, जिले से बदर कर देना, जिला बदर कर देना, ये सब प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत आता है। किसी के ऊपर रासुका लगा देना, तो ये प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत है। जैसे किसी को लाइसेंस देना किसी चीज की के लिए, अनगिप्त लाइसेंस देना या लाइसेंस जब्त कर देना, ये सब प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत है। संविधान तथा अधिनियमों की सीमा के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति करना, ये भी उसके अंतर्गत आता है। लेकिन जो प्रशासनिक कार्य होते हैं, जुडिशियल कार्य जो होता है, जो न्यायिक कार्य होते हैं, वो किसी विधि के अंतर्गत, जो विधि के अंतर्गत जो है न्यायिक कार्य जो होते हैं, न्यायिक जुडिशियल अफसर द्वारा किए जाते हैं, न्यायिक अधिकारी द्वारा किए जाते हैं, और उस पे कमांड जुडिशरी का रहता है, प्रशासन का नहीं होता है, न विधायिका का होता है। तो उनको जो न्यायिक कार्य किए जाते हैं, उनको कारण सहित अपना आदेश जो है, अपना निर्णय जो है, कारण सहित देना पड़ता है कि फैक्ट ऐसा है, मामला ऐसा है, और इस पे निर्णय देने जब देता है जुडिशियल अफसर जब निर्णय अपना देते हैं, तो कारण सहित नहीं देते हैं, उसका कारण, उसकी फाइंडिंग देते हैं, कारण बताते हैं। जबकि प्रशासनिक कार्य के लिए जो है, प्रशासन के कार्य के लिए जो है, ये जो है क्वॉसी जुडिशियल होता है, ये अर्ध न्यायिक होता है, न्यायिक कल्प उसको बोलते हैं। तो इसमें जो है फाइंडिंग देना, कारण सहित देना, कारण बताना आवश्यक नहीं। जुडिशरी जो होते हैं, न्यायिक कार्य, जुडिशियल वर्क, न्यायिक कल्प जो है ये है क्वॉसी जुडिशियल है, आधा प्रशासनिक आधा जुडिशरी, और विशुद्ध प्रशासनिक कार्य है जो केवल प्रशासनिक कार्य है, केवल प्रशासन संबंधित है। तो जब भी जो है न्यायिक कल्प जो है, न्यायाधिकरण जो है हमारा, जो भी कोई जजमेंट देता है, कोई निर्णय देता है, तो दोनों वो प्रशासनिक अधिकारियों के मनमाने पर पे रोक लगाता है। यदि किया है ऐसा, तो प्रशासनिक अधिकारी यदि मनमानी कार्य किया है तो उस पर रोक लगाता है और मामलों का निपटारा करता है दोनों पक्षों के बीच। जबकि न्यायिक में ऐसा नहीं है। न्यायिक में तो कानून के अनुसार निर्णय करेंगे और उसमें फाइनल देनी होती पड़ती है, कारण सहित तो अपना निर्णय देना पड़ता है। जबकि प्रशासनिक में कारण सहित निर्णय देना कोई आवश्यकता नहीं। जीसी पटेल बनाम गुलाम अब्बास के मामले में, हालांकि ये पीसीएस में और आईएएस में आ भी चुका है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कलेक्टर के लिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए यह कोई आवश्यक नहीं है। यह अधिनियम में कहीं भी नहीं लिखा है
कि वह कारण सहित निर्णय दे, उसमें कारण सहित निर्णय दे, यह कहीं नहीं लिखा गया है जुडिस में कि वह न्यायिक ढंग से कार्य करे या कारण सहित अपना निर्णय दे। निर्णय देने के जो फाइंडिंग दे रहा है, फाइंडिंग दे, यह कहीं अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कलेक्टर यानी जो प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं उसमें कारण सहित निर्णय जब देते हैं, निष्कर्ष अपना देते हैं, तो उसमें फाइंडिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें कारण सहित कोई आवश्यकता नहीं है कि कारण सहित दिया जाए तभी निर्णय स्वीकार माना जाए, तभी माना जाएगा निर्णय है, नहीं माना जाएगा। उनको कारण सहित निर्णय देने की आवश्यकता नहीं है। तो यह है न्यायिक कार्य, न्यायिक कल्प और विशुद्ध प्रशासनिक कार्य। अब हम आते हैं प्रत्यायोजित विधान पे। प्रत्यायोजित विधान या अधीनस्थ विधान या प्रशासनिक विधान अथवा कंकाल विधान, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। जब विधानमंडल सामान्य रूप से अपनी विधायी शक्तियों को कुछ व्यवस्थाओं के कारण प्रशासनिक अभिकरणों को प्रत्यायोजित कर देती है, तो इसको हम प्रत्यायोजित विधान करते हैं। फिर सुनिए, विधानमंडल द्वारा विधायी शक्तियों को प्रशासनिक अभिकरणों या प्रशासनिक अधिकारियों को उन विधायी शक्तियों को प्रत्यायोजित कर देना, यही जो है प्रत्यायोजित विधान है। इसी को प्रशासनिक विधान अथवा अधीनस्थ विधान अथवा कंकाल विधान भी कहा जाता है। तो जब यद्यपि जो है विधायिका जो है कानून बनाती है, कार्यपालिका उसका जो है पालन कराती है, न्यायपालिका जो है यदि कानून को कोई पालन नहीं कर रहा है और कानून का उल्लंघन किया है तो न्यायपालिका उसको दंडित करती है। शक्ति पृथक्करण में तीनों का अलग अलग व्याख्या की गई है। अब जो है यदि विधायी शक्तियां जिनको विधानमंडल को, जिनको विधायिका को बनाने का, विधान बनाने का विधायिका को अधिकार है, वह यदि प्रशासन को दिया जाता है, प्रशासनिक अधिकार को दिया जाता है तो गलत होगा। लेकिन हमारी संसद जो है, हमारे संसद के पास बहुत से सारे काम है, ओवरलोड काम उनके पास है, तो अपनी व्यवस्थाओं के कारण, समय व्यस्तता के कारण अपनी विधायी शक्तियां जो कानून बनाते हैं, विधानमंडल बनाती है, उन शक्तियों को अपने अधीनस्थ यानी प्रशासनिक अधिकारियों को, प्रशासनिक अभिकरणों को प्रत्यायोजित कर देते हैं ताकि वो विधान बना सके, ऑन बिहाफ ऑफ विधायिका अपना विधान बना सके। तो उसमें अब यहां ध्यान देने योग्य बात है कि जो विधायिका जो है अपनी उन्हीं शक्तियों को डेलीगेट करेगी, प्रत्यायोजित करेगी जो जिसके अधीनस्थ जो है नियम पर नियम इस ढंग से बनाए जा सकते हैं, लेकिन मूल अपनी विधायी शक्तियों को वो डेलीगेट नहीं कर सकती। अब प्रत्यायोजित विधान के विकास के कारण प्रत्यायोजित विधान की आवश्यकता क्यों हुई? नंबर 1, संसद की व्यस्तता। संसद के पास बहुत सारे काम रहते हैं, तो संसद व्यस्तता रहती है संसद के पास ज्यादा, तो ये एक कारण है कि संसद उन व्यस्तताओं के कारण अपने जो शक्तियों को, विधायी शक्तियों, कानून बनाने की शक्तियों को प्रशासनिक अभिकरणों को, प्रशासनिक अधिकारियों को प्रत्यायोजित करती है ऑन बिहाफ ऑफ वो विधान बनाने, नियम पर नियम बनाए। और नेक्स्ट है कानूनों की विषय वस्तु तथा विशेषता तथा तकनीकी ज्ञान।
कोई भी कानून जो है उसकी उसकी विशेषता के बारे में, उसके तकनीकी ज्ञान विधायकों और सांसदों को नहीं हो पाता है। तो इसलिए जो है, और उस तकनीकी ज्ञान और जो उसमें विशेषताएं हैं वो यद्यपि कार्यपालिका में जो है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको बखूबी मालूम है। तो वो जो है उनको वो अपना करते रहते हैं वो कार्य, प्रशासनिक कार्य, तो उनको जो है उसके बारे में अच्छी जानकारी रहती है। इसलिए उन लोगों को डेलीगेट कर दिया जाता है कि आप इसको जो है देख लें, आप इस पे कानून बना लें प्रशासन चलाने के लिए। नेक्स्ट जो है लोकहित की मान्यताएं, और ये मान्यताएं हैं कि वो जैसे विधायिका है तो इतने उसके पास काम होते हैं। हर विधायक और सांसद जो है हर मामले में तकनीकी जानकारी नहीं रखता, तकनीकी ज्ञान उसको नहीं होता हर मामले में, किसी मामले में स्पेशलिस्ट नहीं हो हर मामले में। तो उनको जो है प्रशासनिक अधिकारियों को में इसमें कई होते हैं, हर तकनीकी ज्ञान वाले होते हैं, तो उनको जो है उसी ढंग से उनको डेलीगेट किया जाता है, इस ढंग से जो है कार्यकारिणी बना के जो है इसमें कानून बनाया जाए। नेक्स्ट है नमनशीलता। नेक्स्ट जो है आपातकाल। जैसे आपातकाल में यदि जिसे संसद और विधायिका और स्टेट में, राज्य में विधानमंडल, ये मान लीजिए विश्राम काल में है और इसमें कोई आपात स्थिति हो गई, वायु आक्रमण हो गया या आतंकवादी गतिविधियां उत्पन्न हो गई या आंतरिक अशांति हो गई या सशस्त्र विद्रोह हो गया, और इस समय तो कानून नहीं बन सकता क्योंकि विश्राम काल है संसद और राज्य विधानमंडल का। तो इस समय जो है वो अपना पावर डेलीगेट विधायिका कर देती है। इस स्थिति में जिस ढंग से आपात स्थिति में जिस ढंग से निपटना है हमको, उस ढंग का कानून बनाया जाए, वो विधायिका जो है डेलीगेट कर देती है। अब प्रशासनिक अधिकारी जो है आपात स्थिति से निपटने के लिए उसी तरह कानून, नियम, परिनियम, अधिनियम उस समय बना लेते हैं और उससे जो है जो आपात स्थिति उत्पन्न हुई है उससे ताकि निपटा जा सके, क्योंकि ये इनको पावर डेलीगेट हो जाता है प्रशासनिक अधिकारियों को, प्रत्यायोजित हो जाता है तो अपना बना लेते हैं। प्रत्यायोजित नहीं हो यदि होगा तो उस समय जो है जब आपात स्थिति उत्पन्न हो जाएगी एकाएक, तो उस समय विश्राम काल में जब तक बुलाया जाएगा स्पेशल बैठक, जब तक होगी आपातकाल आहूत की जाएगी, तब तक जो है, जब तक कानून बनेगा, राष्ट्रपति दस्तखत होंगे, तमाम कार्रवाई होगी, तब तक समस्या और कुछ बदल सकती है, स्थिति बदल सकती है, अप्रिय कोई घटना हो सकती है। इसलिए जो है प्रत्यायोजित विधान जो है आपात स्थिति में भी इसका एक कारण है। अच्छा, अब प्रत्यायोजित विधान की संवैधानिकता, क्या संविधान के अंतर्गत प्रत्यायोजित विधान सही है, गलत है? अब कुछ मामलों में प्रत्यायोजित विधान सही है, कुछ मामलों में गलत भी उसे हो जाता है। तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रत्यायोजित विधान तो गलत नहीं है, प्रत्यायोजित विधान तो ठीक है, डेलीगेट अपना पावर विधायिका कर देती है, लेकिन जब तक इसकी एक लक्ष्मण रेखा नहीं खींच दी जाएगी तो यह अवैध होगी। यानी प्रत्यायोजित विधान यानी विधायिका जो है प्रत्यायोजित अपना पावर डेलीगेट कर दिया प्रशासनिक अधिकारी को, अब प्रशासनिक अधिकारी मनमाने तरीके से अपने हिसाब से कानून बनाने लगे और वो जो है उससे जो है जनता त्रस्त हो गई। तो इसमें जो है एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए कि जो पावर डेलीगेट किए जाएंगे तो वो जो है कहां तक कानून बना सकते हैं, कौन कौन कानून बना सकती है प्रशासनिक,
अधिकारी कौन कौन कानून बना सकते हैं, और उससे जो है जनता का क्या हित होगा। तो एक लक्ष्मण रेखा जब तक नहीं खींच जाएगी तब तक प्रशासनिक अधिकारी हमारे जो हैं ये मनमानी के तरीके से कार्य करते हैं, जिससे फंडामेंटल राइट का भी वायलेशन होगा और स्वतंत्रता जो है छिन्न भिन्न हो जाएगी, आप पूरी ही अव्यवस्था फैल जाएगी। तो इससे एक लक्ष्मण रेखा सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्य बताया है कि लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। अब इसके परिप्रेक्ष्य में हम चलते हैं, देखते हैं ये अमेरिका का विधान कैसा है, अमेरिका में प्रत्योजित विधान की क्या क्या दशा है। तो अमेरिका में जो है शक्ति पृथक्करण जो है और बहुत कड़ाई के साथ अपनाया गया है। वहां जो है अमेरिका में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका सबको जो है अलग अलग कर दिया गया है। विधायिका कानून बनाएगी, वो न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, कार्यपालिका में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। अब कार्यपालिका जो है न्यायपालिका और विधायिका में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, इसी प्रकार न्यायपालिका जो है कार्यपालिका और विधायिका में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। तो जो है शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत जो है वहां अपनाए गए हैं और वहां बड़ी बहुत ही कड़ाई के साथ लागू किया गया है। वहां राजनीति शास्त्री लॉक ने के सिद्धांत के अनुसार विधायिका अपनी विधायी शक्तियों का तथा अन्य विधायिका अपनी विधायी शक्तियों तथा विधायी शक्तियों को अन्य अभिकरणों को सौंप नहीं सकती है, क्योंकि जनता ने अपना नेता विधायक को या सांसद को चुना है, कार्यकारिणी को, अभिकरणों को, प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं चुना है। तो उसको जो है जनता द्वारा जो सौंपी गई शक्ति है वह कांग्रेस और संसद को है और विधायिका को है, प्रशासन को नहीं, प्रशासनिक अधिकारी और न्यायपालिका को नहीं अधिकार सौंपी हो। वो अपना अधिकार जो है, अपना पावर जो है संसद को दिया है, सरकार को दिया। अब अमेरिका में शक्ति पृथक्करण जो है सिद्धांत जो है अपनाया गया है और इसमें जो है अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने कई वादों में कांग्रेस को फटकारा है कि वो जो है प्रत्योजित विधान को कई मामलों में अवैध घोषित किया है। और जिसे कार्टर कोल कंपनी के बाद में, पनामा ऑयल रिफाइनरी कंपनी के बाद में, सेचर पार्टी कारपोरेशन बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका के मामले में, इन मामलों में विधायिका ने, वहां के संसद ने, कांग्रेस ने अपने पावर को डेलीगेट किया था और वहां के सुप्रीम कोर्ट ने इसको अवैध घोषित कर दिया कि नहीं कर सकती। यहां तक क्या कहा कि कांग्रेस कार्यकारिणी को एक रिक्त चेक नहीं दे सकती जिसे वह मनमाने नियम बना सके। बहुत स्पष्ट रूप में कहा है, कांग्रेस कार्यकारिणी को एक रिक्त चेक नहीं दे सकती है जिसके अंतर्गत वो मनमाने ढंग से कानून बनावे। और इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया में भी है, ऑस्ट्रेलिया देश में शक्ति पृथक्करण के अनुसार जो है तीनों अलग अलग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, किसी में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। अब भारत की स्थिति जो है इसमें जो है शक्ति पृथक्करण जो है ढुलमुल रवैया है। यहाँ संविधान के अनुसार 245 में संसद को शक्ति प्राप्त है, 246 में राज्य विधानमंडल सभाओं को शक्तियां प्राप्त है। तो अपने यहां जो है कभी कभी जो है विधायिका तो कानून बनाती है, कार्यपालिका उसका पालन कराती है, न्यायपालिका उसमें, लेकिन एक दूसरे से जो है कभी कभी ढुलमुल रवैया। अब राष्ट्रपति को संपूर्ण शक्तियां प्राप्त है, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नहीं होगी, उसका प्रयोग वह स्वयं करेगा। इसी प्रकार राज्यपाल को भी है।
तो ये प्रकार से जो है इधर देखें तो विधायिका जो ही सब कुछ काम कर रही है। तो आज का सेशन हम इतना करेंगे, अब अगले नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।